नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका पॉडकास्ट शो में। हमारे हमारे आज के मुख्य अतिथि हैं राकेश यादव रोशन जी। जी नमस्कार। बहुत ही चर्चित चेहरा है और आज हमें बहुत कुछ सीखने को मिलेगा इनसे। व्यक्तिगत तौर पर मुझे बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, आप सब लोगों को तो सीखने को मिलेगा ही मिलेगा। तो सर, आज का आपका पहला सवाल हमारी तरफ से यही है कि अगर आपके ही 20 साल पहले वाले वर्जन से आपको मिलाया जाए जी तो आप उसमें क्या चेंज करना चाहेंगे? मैं आज से 20 साल पहले एक स्टूडेंट हुआ करता था, पढ़ने लिखने वाला, जो सामान्य बालक होता है, जो पढ़ता है लिखता है, सोचता है कि नौकरी मिले, मैं घर परिवार चलाऊं। जी और आज मैं 43 ईयर्स का हूं। जी तो इन जो 20 सालों का जो गैप है, 20 सालों में ज़िंदगी ने बहुत कुछ सिखाया। लोगों के बीच में जाने के बाद ये पता चला कि नहीं, सिर्फ जो है नौकरी प्राप्त करना, धन कमाना ही जीवन नहीं है। और जीवन सिर्फ जीविका नहीं है। जीविका जीवन चलाने का एक माध्यम है, लेकिन जीविका ही जीवन नहीं है। इसलिए हमको जो है ये महसूस हुआ कि ये उसमें परिवर्तन आया जो विचारों में। चलिए, और दूसरा सवाल आपका है कि जीवन में ऐसा कौन सा पल था जी जिस पर आपको बहुत ज़्यादा गर्व होता है? क्योंकि हर व्यक्ति अपने फैसलों पर या तो गर्व महसूस करता है या तो पछतावा करता है। देखिए, मैं जब पढ़ता था टाउन नेशनल इंटर कॉलेज में, जी। तो तब उसके बाद जब 12वीं मैंने किया टाउन तो नेशनल इंटर कॉलेज ये वाला जी सैदपुर? सैदपुर अच्छा, में। इसे रंगमहल कॉलेज भी कहा जाता था, ऐसा कुछ मैंने सुना था कभी। वो बहुत पहले इसका नाम हुआ करता था जो है, लेकिन जब मैं था तो उस समय इसका नाम टाउन नेशनल इंटर कॉलेज था। तो उस समय जब मैं 12वीं पास करने वाला था, जी। तभी मैंने सोचा कि अब इसके बाद का एजुकेशन कहाँ से लिया जाए। तो मेरे दिमाग में आया कि मैं काशी हिंदू विश्वविद्यालय, जो एशिया का सबसे बड़ा विश्वविद्यालय है, जी। वहाँ पे मैं अध्ययन करूँगा। और इसके लिए मैंने काफ़ी प्रयास किया, और वो फैसला आज मेरे जीवन का सबसे बेस्ट डिसीजन कह सकते हैं तो था, जिससे काफ़ी सीखने को जीवन में और अध्ययन करने का, अच्छे लोगों से मिलने का, विद्वानों से के संसर्ग में रहने का। और मालवीय जी की बगिया है, वहाँ तो अपने आप में ही एक वातावरण इस तरह का रहता है कि जो भी गांव से जाता है आदमी, लेकिन वो उनके वातावरण का प्रभाव होता है कि वो ज्ञान और विज्ञान की जो विधा है उससे परिपक्व होता है। जी। तो ये निर्णय मेरा सबसे बढ़िया था। बीएचयू जाने का। हाँ, बीएचयू जाने का। एक कठिन दिन, आपके जीवन का सबसे मुश्किल दिन, जी ऐसा कोई दिन रहा हो जीवन में, ऐसा कोई पल रहा हो जो लगा हो कि बहुत मुश्किल है, कटना बड़ा मुश्किल है, ऐसा कोई दिन? मेरे जीवन का एक दिन अगर आप कहेंगे तो मेरे जीवन का अब तक का सबसे कठिन दिन तब था जिस जिस दिन मेरा भाई एक्सपायर हुआ था। वो 8 मई का दिन था, और उस दिन मेरा भाई था, वो दुनिया में छोड़ दिया। भाई का साथ छूटना सबसे बड़ा दुख होता है जीवन का। वो दिन मेरे लिए सबसे ज़िंदगी का सबसे अब तक का सबसे कठिन दिन था। सर, आपने अवार्ड भी पाया, रोल मॉडल अवार्ड। अच्छा, ये होता क्या है और किन लोगों को मिलता है? देखिए, रोल मॉडल अवार्ड बेसिकली ये उत्तर प्रदेश सरकार का ये जो दिव्यांग जन सशक्तिकरण विभाग है वो देता है। ठीक है। और यह अवार्ड उन व्यक्तियों को दिया जाता है जो दूसरों के लिए प्रेरणा के स्रोत होते हैं। ये दिव्यांगता के क्षेत्र में दिया जाता है। तो ये उन लोगों को मोटिवेट करने के लिए दिया जाता है जो लोग ऐसा समझते हैं कि दिव्यांग होने के बाद कि मेरी ज़िंदगी बोझ है, मैं जीवन में कुछ नहीं कर सकता। तो ऐसे दिव्यांग को दिया जाता है जो कि दूसरों के लिए एक प्रेरणा का स्रोत बने कि ये भी दिव्यांग हैं, लेकिन इन्होंने अपने जीवन में इतनी ऊंचाई हासिल की दिव्यांगता के बावजूद। तो दूसरों को मोटिवेट करने के लिए सरकार ये हर साल 3 दिसंबर को रोल मॉडल अवार्ड यानी प्रेरणा का स्रोत अवार्ड देती है, जिससे कि अन्य दिव्यांग जो भाई हैं, जो जीवन से निराश हो चुके हैं, वो जो है अपने हौसले को प्राप्त करें देख करके उस व्यक्ति को। तो ये रोल मॉडल अवार्ड सरकार का है। अच्छा, आप इसे पा चुके हैं? हाँ जी। और मेरे ख्याल से लगभग 4 बार। उत्तर प्रदेश सरकार का जो पुरस्कार है 4 बार मुझे मिला है। ये उसमें से एक अवार्ड ये है रोल मॉडल का, जो 2017 में माननीय मुख्यमंत्री जी योगी आदित्यनाथ जी ने अपने हाथ से मुझे लखनऊ में दिया है। बाकी 3 अवार्ड उसके बारे में जरा सा बताइए। 3 अवार्ड बाकी मुझे जो है, एक अवार्ड 2018 मिला, माननीय महामहिम राज्यपाल थे राम नाईक जी, उनके हाथ से मिला जो है मुझे, मतदान के क्षेत्र में सर्वाधिक मतदान कराने के लिए चंदौली में।
जो विधानसभा का चुनाव हुआ था 2017 में, उसके लिए। फिर 2020 में आनंदीबेन पटेल जी जो महामहिम राज्यपाल हैं, उनके हाथ में जो है, और फिर 2022 में जो ये 4 अवार्ड जो है मुझे मिले जो है। तो सर ये अवार्ड आपको मिला, इसके लिए कुछ चुनौतियां भी रही होंगी जीवन में? देखिए, बिना चुनौतियों के तो कोई अवार्ड मिलता नहीं है। जी। अवार्ड, और वो भी सरकार का अवार्ड, जी। ये थोड़ा और भी कठिन हो जाता है कि बड़े क्षण के अवार्ड मिल दिए जाते हैं, और चुनौतियां बहुत होती हैं कि आपको काम करना होता है, आपके कर्म ही आपको अवार्ड देते हैं। और बेसिकली मैंने तो कभी नहीं सोचा था कि मुझे अवार्ड लेना है। मैं तो अपना कर्म कर रहा था, और सरकार को लगा कि नहीं, कि इनको अवार्ड, ये लायक है, इनको दिया जाना चाहिए। सरकार ने दिया, और मेरा सौभाग्य रहा कि मुझे इस तरह के अवार्ड मिले। लेकिन विजन में कभी नहीं था कि नहीं, मैं इसीलिए काम करता हूँ। तो क्या करना चाहिए युवाओं को, किस तरह से काम करना चाहिए ताकि उनका भी नाम हो और समाज में एक अच्छी छवि बने? देखिए, जिसका भी नाम हुआ है इस दुनिया में, जी। उन सभी लोगों ने अपने लिए कम जिया है, दूसरों के लिए ज़्यादा जिया है। आप अपने लिए कम, दूसरों के लिए ज़्यादा काम करिए। आप अवार्ड के नहीं, बल्कि आप जो है कि बहुत बड़ी उपलब्धि के पात्र अपने आप बनते जाएंगे। ये जो लोग महान हुए, सारे लोगों ने यही काम किया है। आज हमारे बीच में जो लोग नहीं हैं, लेकिन फिर भी न होते हुए भी हमारे बीच में हैं, क्योंकि उनका ऐसा कर्म रहा है। तो उसका सबसे सीधा कॉन्सेप्ट यही है। कुछ रैपिड फायर, बहुत कम समय, जवाब सटीक। जी अभी अभी सुजानतु त्रिवेदी जी, जी इन्होंने कहा है कि एप्स्टीन फाइल जो थी जी उसमें महात्मा गांधी, सोनिया गांधी और राहुल गांधी जी का भी नाम है। जी। क्या विचार है आपके इस पर? एप्स्टीन फाइल तो अभी आई है, हाँ। और इन्होंने गांधी जी को भी जोड़ दिया उसमें। तो मैं समझता हूँ कि सुधांशु जी थोड़ा सा कुछ ज्यादा ही तेजी कर रहे हैं। गांधी जी को जोड़ना इसमें ठीक बात नहीं है। और रही बात सोनिया जी की, तो सोनिया जी के नाम है कि नहीं है, मैं इस पे, चूंकि राजनीतिक विषय है, मैं इस पे बहुत नहीं बोल पाऊंगा। जांच का विषय है। हाँ, जांच का विषय है जी। अच्छा, आपके नजर में बेहतर मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश? देखिए, अभी तो महाराज जी हैं, माननीय योगी आदित्यनाथ जी, और इसके पहले अखिलेश यादव जी थे। दोनों अपने अपने समय के बेहतर मुख्यमंत्री रहे। हाँ, अब अखिलेश यादव जी ने भी काफी काम किया है, काफी उनके काम है। लेकिन ये महाराज जी हैं, ये भी काफी अच्छा काम कर रहे हैं। मैं इनका बहुत बड़ा फैन हूँ। बेहतर राष्ट्र नेता नरेंद्र मोदी जी या अखिलेश यादव जी? देखिए, अखिलेश यादव जी राजस्त्री हैं, और नरेंद्र मोदी जी की छवि विश्व स्त्री है। बहुत अच्छा जवाब। तो नरेंद्र मोदी जी को ही आप इसमें मान सकते हैं। बेहतर संगठन बनाने की क्षमता अमित शाह जी में या शिवपाल यादव जी में? नहीं, निसंदेह अमित शाह जी में। जनता के मुद्दे पर ज्यादा मुखर कौन? आदित्यनाथ योगी जी या शिवपाल यादव जी? अब चूंकि इस समय शिवपाल जी विपक्ष में हैं, तो ज्यादा जनता के मुद्दे उठा रहे हैं जी, तो इस समय ज्यादा उन्हीं को महत्व दिया जाए। न्यूज चल रही है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में भारत की बहुत सारी जहाजें फंसी हुई हैं, जिससे कि हमारा लगभग 60% गैस और 25 से 30% पेट्रोलियम आता है उसी रास्ते से जी। वहाँ पे सारी जहाजें फंसी हुई हैं। तो क्या उस पर भारत की अर्थव्यवस्था और जनता पर प्रभाव पड़ेगा उसका? ये प्रशासनिक स्तर की बातें हैं, और इस पे प्लस और माइनस के बारे में मैं असमर्थ हूँ बोलने के लिए। जो गैस का क्राइसिस चल रहा है जी, तो आप भी देख रहे हैं, सैदपुर में भी रोज लाइनें लग रही हैं। मैं स्वयं देखता हूँ, जब मैं स्टूडियो आता हूँ तो देखता हूँ कि लगभग 300-400 लोग खड़े होते हैं ये इंडियन गैस एजेंसी पे जी। इसको आप किस तरह से देख रहे हैं? क्या ये सबसे बड़ी समस्या है आज के समय में? देखिए, गैस की जो बात है, लोग लाइन में हैं, तो कुछ तो भविष्य को देख करके लाइन में हो गए हैं। हाँ, स्टोर करने के लिए। स्टोर की हो सकता है कि जो मीडिया में बातें आ रही हैं वो सच हों, और कल को अगर मुझे सामना ना करना पड़े इसलिए मैं पहले से ही रख लूं। तो कुछ तो इस वजह से लाइन में है, और कुछ इस वजह से लाइन में है कि वो उनके पास वास्तव में कमी है। और अगर कमी है तो सरकार को चाहिए कि इस मुद्दे पे, कि अगर जनता के बीच में जो आपके डीलर हैं, जो आपकी गैस एजेंसी है, उनसे संपर्क करके वास्तव में कमी है तो उस कमी को पूरा किया जाना चाहिए। हाँ। तो कमी तो सर देखने को मिल रही है ना। हाँ, कमी तो हम लोग भी देख रहे हैं। मैंने बताया जैसा कि मैं जब भी आता हूँ तो मैं देखता हूँ 200-300 लोग खड़े होते हैं सुबह सुबह 7 बजे के टाइम पे, 7:30 बजे तक। तो फिर इस कैसे जनता को ये बताया जाए कमी नहीं है? अगर नहीं है तो फिर लोगों को क्यों नहीं मिल रही है?
अब सीधे सीधे मैंने बताया कि अब आज अचानक से जो है, जब वहां पर युद्ध लगा हुआ है खाड़ी देशों में, तो ये मीडिया के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से ये न्यूज प्रचारित किया गया कि अब वहां से खाड़ी देश से जो तेल आता है, गैस आती है, वो उससे क्राइसिस होने वाला है। तो जो बुद्धिमान अपने को समझने वाले लोग हैं, वो तुरंत लाइन में लग के कि तुरंत मैं अपने घर में रख लूं, हो सकता है 2-3 महीने में तक ना मिले। तो ये भी एक कारण है। और अगर एक्चुअल में अगर कारण होगा कि गैस क्राइसिस है, तो सरकार को इस मुद्दे पे गंभीरता सोचना चाहिए, क्योंकि ये जन सामान्य का मुद्दा है, जमीन से जुड़ा हुआ मुद्दा है, हर आदमी की रोटी से जुड़ा हुआ मुद्दा है। बिल्कुल। और इसको पता लगा करके और इस पे जो है कि वर्कआउट करना चाहिए और इसको सॉल्व करना चाहिए। हाल ही में एक वीडियो वायरल हो रहा था, आपको लगता है 2-1 दिन पहले की बात है, ट्रेन का वीडियो है। जी 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 आपने देखा होगा कि एक महिला को एक व्यक्ति ने लगभग 20 थप्पड़ मारे, कम से कम। जी मैंने देखा। जी जी मैंने भी देखा। उस पर आपके क्या विचार है, क्या होना चाहिए? मैंने भी उस वीडियो को देखा जी। और मैं देखा उस वीडियो में कि जो पुरुष था जी। वो काफी शांत प्रवृत्ति से महिला की बात सुन रहा था, और महिला काफी एग्रेसिव थी जी। और काफी देर तक जो है कि गाली गलौज, हाँ, चप्पल भी हाथ में था महिला हाथ में चप्पल लेकर के उस पुरुष के ऊपर आक्रामक हो रही थी। पुरुष ने काफी देर तक किया। तो देखिए, मेरा मानना ये किसी भी चीज का हम सभी लोगों को, चाहे महिला की बात नहीं है, हम सभी लोगों को भी कि किसी भी चीज का दुरुपयोग नहीं करना चाहिए, चाहे वो शक्ति हो, चाहे पावर हो, चाहे आपका धन हो, चाहे किसी चीज का। अगर आपके पास ईश्वर ने दिया है तो उसका दुरुपयोग मत करिए। और कोई व्यक्ति के भी सहने की एक सीमा होती है, क्योंकि उसका भी एक आत्मसम्मान होता है। आत्मसम्मान जब जगता है तो बड़ा जो है कि दूसरा रूप लेता है। तो मैं उस वीडियो में देखा कि महिला अपनी बात शालीनता से रखने की बजाय हाथ में चप्पल लेकर के उस व्यक्ति के ऊपर आक्रामक हो गई, बद्दी बद्दी गालियां देते हुए और तमाम हवाले देते हुए अपने पारिवारिक बैकग्राउंड का। जी जी। तो ये अच्छा नहीं था। अब अपनी बात, और उस पुरुष ने भी सीट छोड़ भी दिया, उसके बाद भी ये उसके पीछे पीछे वहां तक चली गई, दूसरे साइड भी वो चला गया, केबिन में चला गया। तो ये ठीक नहीं है। महिलाओं को मैं सम्मान करता हूँ, क्योंकि नारी शक्ति हमारे देश के लिए, हमारी भारत की संस्कृति में पूजनीय है, मैं उनका बहुत सम्मान करता हूँ। लेकिन सम्मान योग्य आप बने रहिए। आप इस लायक आप ऐसा मतलब काम न करें जिससे कि आप का लोग अपमान करें। आप सम्मान के लायक बने रहिए, आपको ऐसे पूजनीय है। इसलिए मैं उस व्यक्ति को बुरा नहीं कहूंगा, उसको गलत नहीं मानूंगा, वो जो उसने किया सही किया। अच्छा, उसकी भी पत्नी, उस व्यक्ति की भी पत्नी सामने बैठी हुई थी। हाँ, आपने देखा होगा, वो बड़ी शालीन से मैं देखा वीडियो में बैठी थी। वो बैठी थी, वो शांत थी। हाँ। ना उन्होंने मेरे ख्याल से एक भी शब्द बोला, बल्कि जब यहाँ पे हाथापाई हुई उसके बाद उन्होंने जाकर के अपने हस्बैंड को रोकने का प्रयास किया। हाँ, मैं देखा वीडियो में, बस शालीनता से उन्होंने अपनी बात रखा। जी। सर, आप अलग अलग कार्यक्रमों में जाते हैं, सामाजिक कार्यक्रमों में जाते हैं। जी जी। आपने बहुत सारे प्रोग्राम अटेंड किए हैं, आपको कैसा लगता है, क्या सबसे अच्छा लगता है सामाजिक कार्यों में जाने से? देखिए, सामाजिक जीवन में जो व्यक्ति आ जाता है ना, तो उसको अकेले रहा नहीं जाएगा, और लोगों के बीच में जाना और तरह तरह के लोगों से मिलना उसके जीवन की एक शैली हो जाती है। सर, कब से सामाजिक कार्य में है? हम लोग तो करीब हो गया 20 साल से ऊपर हो गई। तो कोरोना काल में फिर कैसे थे? कोरोना काल में तो कहीं जाना आना भी नहीं था। कोरोना काल में भी हम लोगों ने अपना समय निकाला। अच्छा। कोरोना काल में तो ज्यादा ही, बल्कि कई कोरोना काल में हम लोगों ने जो है कि लोगों की मदद करने के लिए हम लोग, कुछ भाई लोग जो अपनी संस्था के लोग हैं, सारे लोग एकत्र होकर के भोजन बनवा करके, भोजन का लंच पैकेट और सैनिटाइजर, ये सब हम लोग लोगों के बीच में जा करके उनको देते थे। तो हम लोग आपस में मिलते जुलते थे और मिलजुल करके ये सोशल काम भी करते थे कि लोगों की मदद भी करते थे जा करके। अच्छा, जो सामाजिक जीवन में है, तो सामाजिक जीवन में देखिए, सामाजिक जीवन का आदमी कभी एकाकी जीवन नहीं रह सकता, और लोगों से मिलना जुलना इसलिए अच्छा लगता है कि आपको रोज एक नया अनुभव मिलता है। जीवन में जब आप घर से निकलते हैं तो आप नहीं जानते कि आज मुझे कौन सा अनुभव मिलने वाला है, लेकिन शाम तक जब आएंगे तो जीवन में आपको एक अनुभव उस दिन का रहेगा कि आज का दिन, नई चीजें, नई व्यक्ति, नए स्थान, कुछ न कुछ आपको सिखा जाते हैं। और ये चीजें जो होती है ना, आप पैसे से नहीं खरीद पाते हैं, ये अनुभव से होते हैं, लोगों से। और लोगों से जो प्राप्त अनुभव होता है ना, वही जीवन का अनुभव एक दिन बनता है, और वो बड़ा कीमती होता है। अगर किसी को दिया जाए कि जीवन का अनुभव, तो अगर किसी यंग आदमी को आप कहेंगे कि मेरे जीवन का अनुभव इसे तुम लो, तो उस समय थोड़ा हल्के में लेगा, लेकिन जब वो आपकी एज में पहुंचेगा तब समझेगा कि ये जो बात हमारी कह रहे थे कितनी गूढ़ बात थी, जीवन का अनुभव। भारत के एक महान शिक्षक हैं डॉक्टर विकास दिव्यकीर्ति जी,
उन्होंने कहा था कि मुझे पढ़ाकू बच्चे बिल्कुल पसंद नहीं है, जी जो 17-17, 18-18 घंटे पढ़ रहे हैं। जी मुझे ऐसा बच्चा पसंद है जो अपने समय में खेल भी रहा है, समय पे पढ़ भी रहा है, समय पे चाय भी पी रहा है दोस्तों के साथ, और समय पे थोड़ा घूमने भी निकल जा रहा है। आप क्या कहना चाहते हैं? नहीं, वो बिल्कुल सच कहे हैं। विकास देवी कीर्ति जी एक अच्छे मोटिवेशनल स्पीकर हैं, मैं उनको सुनता हूँ और ये सच बोले हैं कि आप सिर्फ एक ही काम मत कीजिए, क्योंकि हर जीवन का हर टाइम जो है उसको जगह स्पेस दिया गया है। खेलना अगर आपके जीवन में है तो खेलने का भी समय निकालना चाहिए, क्योंकि वो भी जरूरी है आपके लिए, लेकिन सिर्फ खेलना ही नहीं, सिर्फ खेलना ही नहीं, उसका भी एक समय है। जी। और अगर आप जो है कि अपने परिवार को समय दे रहे हैं तो आप सिर्फ परिवार को ही समय मत दीजिए, मतलब हर चीज का एक टाइम मैनेजमेंट करिए कि इतना समय परिवार के लिए, इतना समय खेलने के लिए, इतना समय दोस्तों को, लेकिन आप सिर्फ सारा समय को खत्म कर दीजिए, पढ़ाई पर समय मत दीजिए, ये सबसे ज्यादा गलत है। तो मतलब सर्वांगीण विकास के लिए सब कुछ करना जरूरी है और सारी चीजें मैनेजमेंट करना टाइम का, ये जरूरी है। आप चंदौली से आते हैं जी। चंदौली का एक विधानसभा है सैयद राजा, जी वहाँ के एक विधायक जी हैं मनोज कुमार सिंह डब्लू जी। जी सोशल मीडिया पर तो मुझे बहुत दिखते हैं जी। क्या वास्तविक समय में या क्षेत्र में भी वो उतने ही एक्टिव हैं, उतने ही दिखते हैं? देखिए, मनोज डब्लू भैया वास्तव में एक जमीनी नेता हैं, और जब आप उनसे मिलेंगे ना तो आपको नहीं लगेगा कि मैं किसी नेता से मिल रहा हूँ, आपको लगेगा मैं किसी गांव के व्यक्ति से मिल रहा हूँ, जो बिल्कुल एक सामान्य बोलचाल की भाषा, जमीनी बात, जमीनी आचरण, जमीनी शब्द, ऐसे एक अपनापन रहता है उनके भाव में। और जो जन सामान्य के मुद्दे वो हमेशा उठाते रहते हैं, ये सच बात है कि उठाते रहते हैं। और चाहे किसानों की बात हो, चाहे नौजवानों की बात हो, चाहे बालिकाओं की बात हो, चाहे बिजली की बात हो, सड़क की बात हो, ये हमेशा उनका चलता रहता है। मतलब जनता से जुड़े हुए मुझे देखते हैं। हाँ। मैंने देखा कि वो ट्रैक्टर लेकर के मंडी में वो बेचने चले गए थे, हाँ, वो अनाज और फिर कभी कभी देखता हूँ तो विराग मंच में खड़े होकर के लोगों को भजन वजन सुनाने भी लगते हैं। वो हरफन मौला हैं, वो गा भी लेते हैं, बजा भी लेते हैं, तो हमने और देखा, हमने कहा ट्रैक्टर भी चला लेते हैं, और अपने स्कॉर्पियो के बोनट पे बैठ के भी साउथ के हीरो हैं उनकी तरह भी चलते हैं। तो हरफन मौला है यार। अच्छा, साउथ से भी उनका कुछ कनेक्शन है क्या? मैंने कहीं सुना था। हाँ, उनका हैदराबाद में अपना बिजनेस है। अच्छा। वहाँ पर जो है वहाँ पे काफी उनकी जमीनें हैं और उनका अपना बिजनेस है, कुछ पेट्रोल पंप्स वगैरह हैं। तो देखते हैं उनके पिताजी अब तो दुनिया में नहीं रहे, वही देखा करते थे। तो मतलब जमीन स्तर पर भी ठीक ठाक काम करते हैं। हाँ, बहुत अच्छा काम करते हैं। बिल्कुल, नो डाउट। आप चंदौली से हैं। जी जी। चंदौली की 5 जी खूबसूरत बातें बताइए जो बहुत अच्छी हैं। देखिए, चंदौली जिला बहुत खूबसूरत है और प्रकृति से घिरा हुआ है। और अगर आपने 5 बातें पूछी कि चंदौली की 5 खूबसूरत बातें, खूबसूरत जगह, खूबसूरत चीज क्या है, तो सबसे पहला तो मेरे घर के बगल में है बाबा कीनाराम का जन्म स्थान जो है रामगढ़ में। इसके बारे में थोड़ा डिटेल में बताइए हमारे बच्चों को। बाबा कीनाराम का जन्म हुआ था रामगढ़ में। हमारे घर से 5 किलोमीटर दूर मेरा मारूपुर घर है और वो रामगढ़ के हैं, और वहीं पर उनका जन्म हुआ था। उन्होंने अपने जीवन काल में काफी के धर्मशालाएं हैं, वैष्णव और शैव मत दोनों की, उसका स्थापना उन्होंने किया था, और उनको जो है भगवान शिव का जो है अवतार माना जाता था। अच्छा। और तो रामगढ़ में उनका जन्म हुआ? हाँ, उनका जन्म हुआ था। और उसके बाद आप जो है वहीं थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे, लक्ष्मणगढ़ है, और जहाँ पर कि वाल्मीकि ऋषि का आश्रम हुआ करता था। वहीं पे पश्चिम वाहिनी का है, जहाँ पर मेला लगता है। हाँ, मेला लगता है साल में एक बार जो है पश्चिम वाहिनी इसकी क्या किस्सा है? पश्चिम वाहिनी की क्या किस्सा है? पश्चिम की तरफ गंगा सिर्फ वहीं बहती है, मतलब पूरा हिमालय से निकल करके बंगाल की खाड़ी तक जाने में बीच में एक ही स्थान है जहाँ पर वो पश्चिम की तरफ बहती है। तो वो वहीं मेला लगता है हर साल जो है। पश्चिम वाहिनी का हो गया। उसके बाद आपका देवदरी राजदरी, हाँ, ये प्रकृति की गोद में। उसके बाद जो है आप जाएं तो नवगढ़ में चंद्रकांता का किला, हाँ, हेतमपुर का किला, ये नवगढ़, विजयगढ़, चुनार। नवगढ़ जो किला है उसी पे तो चंद्रकांता उपन्यास लिखा है देवकीनंदन खत्री ने। देवकीनंदन खत्री जी ने। अच्छा, उसमें देवकीनंदन खत्री जी का चंद्रकांता का जो उपन्यास है, मैंने उसको पढ़ा है जी, लगभग 3 से 4 बार मैंने पढ़ा है जी। उसमें उन्होंने एक लाइन लिखी हुई है कि लिखे मुताबिक आज भी मौजूद है।
तो क्या ऐसा है? किला है, लेकिन अभी अब जर्जर स्थिति में है, पहले जैसा नहीं है। अभी उसके मतलब अवशेष मान लीजिए। बहुत सारी कंदराओं का नाम उन्होंने लिया, गुफाओं का लिया हुआ है। और मेरा ख्याल है, मैं जहाँ तक पढ़ पाया हूँ कि एक गुप्तेश्वर धाम है बिहार में। हाँ है, गुप्तेश्वर धाम, ये गुप्ता उसी धाम। पहाड़ी का रेंज है शायद। पहाड़ी मिलते जुलते हैं लोग। हाँ। हाँ उसी का है। चंदौली का विकास, जी, डेवलपमेंट, जी। इसमें कुछ ऐसे व्यक्तियों का नाम, कोई एक नेता हो या 2 नेता हो या 4 नेता हो, जिन्होंने अपने समय में बहुत ज्यादा विकास किया हो चंदौली का, सबसे ज्यादा योगदान किसका रहा है? देखिए, जब चंदौली के विकास में किसी राजनेता के योगदान की बात आती है तो सिर्फ एक ही नाम अभी तक है, और वो है नाम स्वर्गीय पंडित कमलापति त्रिपाठी का, जी। जिन्होंने चंदौली के विकास के लिए कोई कोर कसर नहीं छोड़ा। और नहरों का जाल हो, चाहे हॉस्पिटल का जाल बिछाना हो, चाहे सड़कों का हो, हर क्षेत्र में उन्होंने काम किया, और उन्हीं का किया हुआ आज है अभी। अब कुछ चीजें जैसे कालांतर में जो है कि जो सांसद विधायक होते रहे, अपने अपने विधानसभा लोकसभा में थोड़ा थोड़ा करते रहे, लेकिन उनके स्तर का अभी तक कोई मिला कहीं हो नहीं पाया उनके लेवल का। जी। हाँ, वो काम ज्यादा किया। चंदौली को अक्सर लोग नक्सलवाद से जोड़ते हैं। नाम आता है तो लोग कहते हैं चंदौली में नक्सलवाद ज्यादा है। क्या अभी भी है? नहीं, देखिए, चंदौली हो चाहे मिर्जापुर हो चाहे सोनभद्र हो, ये तीनों ही जिले कभी नक्सलवाद के लिए जाने जाते थे। अभी वर्तमान में कहीं भी इन 3 जिलों में कहीं भी जो है नक्सलवाद की कोई जड़ नहीं है। सारी जड़ें खत्म हो चुकी हैं। लोग वहाँ के सामान्य जीवन जी रहे हैं, जैसे हम यहाँ जी रहे हैं वैसे वो लोग भी वहाँ जी रहे हैं। नक्सलवाद खत्म हो चुका है पूरी तरह से, वहाँ कोई नक्सली अब नहीं है, सब लोग सामान्य जीवन जी रहे हैं। तो चंदौली को नक्सली जिला कहना भी जो है अब गलत होगा। मतलब एक समय में पहले था। हाँ, कभी अब खत्म हुआ हो करता चुका। था, अब जैसे नहीं है। जैसे बीहड़ों में हुआ करता था कि एक हाँ, समय में चंबल के बीहड़ों में अब वहाँ कोई नहीं है। डकैत हुआ करते थे, बट अब नहीं है। अब नहीं है। तो वैसे ही चंदौली में कभी नक्सलवाद हुआ करता था, बट अब नहीं है। हाँ। तो अगर कोई व्यक्ति घूमना या फिरना चाहता हो तो निश्चिंत होकर घूम फिर सकता है। एकदम बेधड़क जाए। पूरा नवगढ़ का एरिया जो है, चंदौली का जो दक्षिणी सिरा है, चाहे चकियां चले जाइए चाहे नवगढ़ चले जाइए, अगर इधर उत्तर में घूमना है तो रामगढ़ घूमिए, या बाबा किनाराम का घूमिए, और इसके बाद जो है वाल्मीकि कुंड घूमिए। ये सब सारी चीजें, पूरा जिला ही भरा हुआ है घूमने की स्थानों अच्छा, से। ये बनारस से कट के बना हुआ है जी। हाँ, ये इसके बारे में कुछ बताइए सर। ये 1997 में बहन मायावती जी की सरकार थी, उन्होंने इसको अलग डिस्ट्रिक्ट बना दिया। आपके क्षेत्र के लिए जी। आप युवाओं के लिए क्या संदेश देना चाहेंगे इस वीडियो के माध्यम से? देखिए, आपके वीडियो के माध्यम से मैं जो यूथ हैं उनको मेरा यही संदेश है कि जीवन में हमेशा एक लक्ष्य बना के चलें, एक जीवन का उद्देश्य बनाएं, जीवन में अच्छे कर्म करें। ईर्ष्या, द्वेष, नफरत ले करके अपने अंदर आप कभी जीवन में आगे नहीं बढ़ सकते। इसलिए सबसे प्यार करें। जो आपसे प्यार नहीं करते आप उनके बारे में निगेटिव मत बात करिए। आप अपनी सकारात्मक सोच रखिए, और सकारात्मक सोच के साथ अपने कर्म पथ पर कर्मशील रहिए, और जीवन में आगे बढ़िए। यही जीवन में आगे बढ़ने का सूत्र है, और मैं यही कहना चाहूँगा अपने युवाओं से। सैदपुर से चंदौली को जोड़े, गाजीपुर से चंदौली को जोड़ने के लिए एक पुल है। जी जी। उस पर बहुत बच्चे सुसाइड कर लेते थे, जी जी। चाहे वो चंदौली के हो या गाजीपुर के। हाँ हाँ, सुसाइड पॉइंट बन गया था। सुसाइड पॉइंट बन गया था जी। अभी उस पर मैं देख रहा हूँ कि एक बाउंड्री बना दी गई है। जी। तो क्या उसका प्रभाव पड़ा है या अभी भी सुसाइड वैसे ही हो रही है उस पर? नहीं, प्रभाव तो पड़ा है कि दोनों साइड से जाली बना दिया गया है, लेकिन कुछ जगहों पे, एकाक जगहों पे अभी है जो है, जहाँ पर कि अगर कोई कूदना चाहे उसमें तो वहां से कूद सकता है। लेकिन असर हुआ है कि जैसे पहले क्या होता था कि ईजीओ में आए और छलांग लगा दिए, अब वो सिस्टम नहीं है कि आप छलांग लगा देंगे, क्योंकि छलांग लगाने का सिस्टम सारा बंद कर दिया गया, दोनों साइड से जाली है। तो असर तो उस जाली का है, लेकिन उसको और भी बारीकी से बंद करने की जरूरत है। तो मैंने देखा है कि आगे की तरफ खुला भी है शायद, दाहिने हाँ, साइड में। उसी खुले को मैं कह रहा हूँ कि वहां से जो है अगर कोई कूदना आधा चाहे। पुल तक तो है। हाँ, आधा पुल के बाद शायद एक साइड पूरा ही खाली है। अब असल में क्या है कि जितना ये, चूंकि यहाँ गाजीपुर जिले की निधि से बना हुआ है, और जहाँ तक बना है वो गाजीपुर के सीमा क्षेत्र में है।
अच्छा। और उसके बाद जो है वो चंदौली की सीमा क्षेत्र में है। तो अब वहाँ चंदौली के जो जनप्रतिनिधि हैं, सांसद, विधायक, एमएलसी जो हैं, अब उन लोग का दायित्व बनता है कि उसको पूरा तो करवाएं। एक संदेश उनके लिए हो जाए कि मतलब हाँ, ये थोड़ा मैं सा उन अपने जनप्रतिनिधियों से भी मैं अनुरोध करता हूँ, जो विधायक जी हैं, सांसद जी हैं, कि गाजीपुर ने अपना काम कर दिया और अब चंदौली को काम करने के लिए छोड़ दिया है। आप लोग उस पर पहल करें और उसको पूरा करवाएं, ताकि ये जो ताकि जो सुसाइड हो रही है, जो लोग कर रहे हैं, उसमें युवतियां भी हैं, युवक भी हैं, बच्चे भी हैं, बूढ़े भी हैं, सारे लोग जो है जो किसी न किसी कारण से नाखुश होते हैं, अपने जीवन से तुरंत जाके अपने जीवन खत्म करने के लिए वहां चले जाते हैं। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। जीवन बहुत बहुमूल्य होता है। ईश्वर ने इतने योनियों में से आपको ये जीवन दिया मानव का, तो इसको सेव करने की जरूरत है, जीवन को बचाने की जरूरत है। ऐसा क्यों हो रहा है कि बच्चा थोड़ा सा डिमोटिवेट हुआ और सुसाइड कर ले रहा है? देखिए, इसमें मैं ये कहना चाहूँगा कि इसमें माता पिता को काउंसलिंग समय समय पर करते रहनी चाहिए अपने बच्चों की। बच्चों से दोस्ती किए रहें और बच्चों को अपना दुश्मन ना समझें और उस पर हिटलरशाही वाली बात ना रखें, क्योंकि बच्चे को आप जब हिटलर बन के ट्रीट करेंगे तो बच्चे आपसे दूर जाएंगे, अपने मन की बात नहीं बताएंगे और जो उनके मन में चल रहा है वो कुंठा बनती जाती है और एक दिन वो जो है जाके आत्महत्या के रूप में तब्दील हो जाती है। तो बच्चों से दोस्त बन के उनकी समस्याओं को जाने, उनकी जरूरतों को जाने, उनकी इच्छाओं को जाने और कोशिश करें अगर जायज है तो पूरा भी करें। जायज है तो पूरा भी करें, प्रयास करेंगे पूरा करें जी, जायज है। चलिए, बहुत बड़ा संदेश है कि माता पिता को भी इस बात पर ध्यान देना चाहिए, बिल्कुल चाहिए। सर, जीवन का उद्देश्य क्या है? देखिए, हर व्यक्ति के जीवन का उद्देश्य अलग अलग होता है। आपके जीवन का उद्देश्य कुछ और आपने डिसाइड किया हुआ है, मेरे जीवन का उद्देश्य कुछ और हो सकता है, अन्य कोई है तो उसके जीवन का उद्देश्य कुछ और है। तो जहाँ तक आपने पूछा कि आपके जीवन का उद्देश्य क्या है, तो मेरे जीवन का उद्देश्य यही है कि मैं जो दिव्यांग भाई हैं, मैं उनके लिए काम करता रहूं। मैं समाज के अंदर जो भी जरूरतमंद व्यक्ति हैं उनकी मेरे से जो मदद हो सकती है मैं अपनी मदद करता रहूं और मैं अगर किसी व्यक्ति के जीवन में खुशी ला सकता हूं या उनके कोई काम आ सकता हूं, तो ये मैं समझता हूं कि ये मेरे नश्वर शरीर की एक सबसे बड़ी उपलब्धि होती है। तो मेरे जीवन का उद्देश्य यही है कि मैं लोगों के बीच में रहूं और एक सामाजिक जीवन जीऊं। एक व्यक्ति का धर्म क्या हो सकता है? देखिए, मानवता से बड़ा कोई धर्म नहीं है। मानवता से बड़ा कोई धर्म नहीं। इस धरती पर इससे बड़ा कोई धर्म नहीं है। हम पहले मानव हैं, उसके बाद हम धर्म में बटे हैं। जब धरती पर हम आए तो हम पहले मानव के रूप में आए, इसके बाद हम हिंदू बन गए, मुसलमान बन गए, यादव बन गए, पंडित बन गए, अन्य अन्य जातियों में बटे। तो हम जो सबसे पहले थे हम उसी को लेके चले। एकता बनी रहेगी। हाँ, इससे हमारे देश की एकता, अखंडता और सामाजिक भाईचारा बना रहेगा। हम सबको अपना भाई समझें। कोई न ऊंच है न कोई नीच है, न कोई बड़ा है न कोई छोटा है। हिंदू धर्म में बहुत सारे त्योहार होते हैं जी, जैसे होली हो गई, दीपावली बड़े मुख्य त्योहारों में एक माने जाते हैं। हाँ हाँ जी। तो इनका कुछ वैज्ञानिक तौर पर भी इम्पैक्ट है या फिर ऐसे ही बना दिया गया है? देखिए, कोई भी चीज़ ऐसे नहीं होती है। जो भी तीज हैं, त्योहार हैं, पर्व हैं, दिवस हैं, उसके पीछे कोई न कोई कारण होता है और बिना कारण के इस धरती पर कुछ भी नहीं होता कुछ है। भी नहीं होता। आपने होली की बात किया, दिवाली की बात किया। दिवाली के दिए जब होते हैं तो दिवाली के दिए से जो प्रकाश निकलता है उसकी पूरी धरती प्रकाशमान होती है। तो प्रकाश का भी एक अपना महत्व है। और जो हम जो है बुराइयों को जलाते हैं जो सूखी लकड़ियों से होलिका में वो भी एक संदेश है कि हम जो है कितना भी बलशाली हो जाएं लेकिन सच्चाई से ज्यादा बलशाली नहीं हो सकते। जो सच है वही सच है। आजकल के युवा इन चीजों से थोड़ा सा भटक रहे हैं जी। मैंने व्यक्तिगत रेड़ के पेड़ से नींव डाल दी जाती है। हाँ। आज इस बार की बात मैं बताऊं तो मेरे संज्ञान में 3-4 ऐसे जगह है जहाँ पे नहीं गाड़ा गया था होलिका। तो क्या ये बच्चे जो आजकल के हैं वो दूर जा रहे हैं हमारी सभ्यता से, ये कितना खतरनाक हो सकता है? देखिए, होलिका का महत्व जो है कि आज से नहीं है। होलिका का महत्व तो हिरण्यकश्यप के समय से है, तो आज भी चला आ रहा है। और जो बच्चे आज जो है आप
जो बच्चे आप यहीं पे जो है कथा प्रवचन करवाइए, बच्चे नहीं आएंगे। लेकिन आप उनको मोबाइल दे दीजिए, फिल्म लगा दीजिए, घर में बैठ के दिन भर देखेंगे, रात भर देखेंगे। तो ये समय का प्रभाव है। और जो आपके साथ पास जो है मनोरंजन के, ज्ञान के, सूचना के जो तंत्र बढ़े हैं, उसका भी असर है कि लोग जो है अब एकाकी जीवन में आ गए हैं। पहले सार्वजनिक जीवन जीते थे। पहले आपने देखा गांव में एक सार्वजनिक स्थान हुआ करता था जहां मोहल्ले भर के लोग इकट्ठा हुए होते थे, शाम को बैठ के वो बात कही करते हाँ। थे और अपनी अपनी समस्याओं को अवगत करा देते थे। बहुत सारे लोग उस पर समाधान भी करते थे। आज उस समय कोई व्यक्ति अपनी समस्या दूसरे को नहीं बता रहा है, नहीं बता रहा। उनको मिलने का मौका नहीं मिल रहा है। सारे लोग अपने एकाकी जीवन में हैं। तो ये एकाकी जीवन छोड़ने की जरूरत है। मैं समझता हूँ कि जब तक आप समाज के बीच में नहीं जाएंगे, सामाजिक जीवन नहीं जिएंगे, एकाकी जीवन से कुछ नहीं होने वाला है। और हम मानव जाति में पैदा हुए हैं। मानव एक सामाजिक प्राणी है। हम समाज में रहते हैं। हम पशुवत अगर व्यवहार हम करेंगे तो फिर मानव और पशु में कोई अंतर नहीं है। तो ये बेसिक डिफरेंस है इसका। तो बहुत कुछ सीखने को मिला आपसे, और आप हमारे यहाँ आए इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। बाकी फिर जीवन में जब भी कभी मौका मिलेगा तो हम आपसे बहुत सारी बातें करेंगे। हमारे दर्शकों को आपने बहुत कुछ सीखने को दिया, इसके लिए तहे दिल से आपको बहुत आपको भी यहाँ बुलाने के लिए और ये अवसर प्रदान करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और आपका और आपके चैनल का ब्राइट फ्यूचर हो, मेरी यही शुभकामना है आपको। धन्यवाद। नमस्ते।